गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आ जाइए सब इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट प्रिपरेशन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रिपरेशन में अभी हमें एक दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली हम गॉस के नियम की तरफ बढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब उस क्रम में कुछ छोटी छोटी चीजें जो भी और चाहिए वो अपन पहले पढ़ लेते हैं ना। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन किसी बड़े नियम की तरफ जब अपन बढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पहले से तैयार कर लेने चाहिए। तो सब अब मैं आपको समझा रहा हूं आवेश वितरण है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर सर? कोई विशेष टॉपिक नहीं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार में है। तो एक को तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं ऊपर ही समेट देता हूं। आवेश की डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है डिसकंटिन्यू, है ना, डिसकंटिन्यू। तो आवेश का एक डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है असतत। डिसकंटिन्यू में आवेश के अल्पांशों के बीच की दूरी समान हो ये जरूरी नहीं है। आवेश दूर होंगे, कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यू। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स पर चार्ज, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का किस टाइप का हुआ? डिसकंटिन्यू। गैप्स है बहुत सारा Q1 Q2 Q3 के बीच। जैसे ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में आप देखें तो ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 Q3 Q4 आप देख लीजिए बहुत अधिक है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो आवेश के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यू, असतत वितरण। अब आ जाइए, अब जो अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, दूसरा आवेश का वितरण है कंटिन्यू। ठीक है ना, यानी सतत आवेश वितरण। पहले तो किसे कहते हैं साहब? तो सब नोमेनक्लेचर से क्लियर है। कंटिन्यू यानी आवेश का ऐसा वितरण, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आवेश अल्पांशों के बीच दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज सेगमेंट मच लेस या बहुत ही कम हो, तो हम आवेश के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? सतत डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के बतौर बताऊं, जैसे ये होल है, आप बैठे हो यहाँ पर, मैंने अगर मान लो 5 सिक्के फेंक दिए, 5 सिक्के फेंक दिए, आपसे उठा के लाने का, तो आपको पता है एक वहां एक वहां एक यहाँ है, ये तो हुआ डिसकंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक दूसरा उदाहरण, अगर मैं इस होल में या इस कमरे में एक दो ट्रक भर के सिक्के डलवा दूं, अब आपसे कहूं सिक्का कहाँ है ढूंढो, तो अब ढूंढने की क्या जरूरत है? हर जगह सिक्का है, जहां आपका हाथ जाएगा या जहां आपकी आंख देखेगी हर जगह सिक्का ही सिक्का है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सतत है। तो साहब यदि आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेश अल्पांशों के बीच दूरी नगण्य हो, यानी आवेश बिल्कुल पास पास हो, तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अपने को बड़ा ध्यान से समझना है सर। इसका एक प्रकार है जिसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, है ना, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, आवेश का ऐसा वितरण या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे यूं कह दें जैसे आवेश का रेखा, परिधि या वक्र पर समान रूप से वितरण, ये क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए आवेशित तार है, अब ये आवेशित तार है, इस पर सभी जगह क्या दिखा दे आपको? आवेश दिखा दे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। बिल्कुल सिंपल है ना। अब इससे एक फिजिकल क्वांटिटी आपको रिलेट करनी है, या इस रिलेट फिजिकल क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ये फिजिकल क्वांटिटी है रेखीय आवेश
घनत्व, ये काम आएगी सब अपने, है ना। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है साहब। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। क्लियर? तीन बातें एक जैसी, इससे थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं, अभी मत समझना कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, वो 3 बार एक एक बात बोलनी है मुझे, है ना। इकाई लंबाई में आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चार्ज इन यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि L लंबाई में आवेश Q समान रूप से वितरित है तो इकाई लंबाई में आवेश बोलो कितना हुआ? Q/L, और इसी को क्या कहते हैं? लैम्डा। आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं, कूलाम पर मीटर, ठीक है सर। तो इकाई लंबाई में आवेश क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व, है ना। ये चार्ज इन यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको विशेष रूप से लैम्डा का यूज करना है तो ये ध्यान रखना, ये लैम्डा तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? कंटिन्यू हो। तो आप कहीं लैम्डा यूज करते हैं तो आप ध्यान रखना, हम उस समय डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा मानेंगे? सतत मानेंगे, समान रूप से मानेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो इसका हाथों हाथ, ये एग्जाम्पल ले ले। ये सब आर त्रिज्या या आर रेडियस का एक सर्कल है, वृत्त है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हुई? 2πr। इस पर कुल मैंने Q चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बोलो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा? तो 2πr लेंथ में चार्ज कितना? Q। तो यूनिट लेंथ में कितना? Q/2π। इसी को क्या बोलते हैं? लैम्डा। आप यूनिट से पकड़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यूनिट क्या है इसकी? कूलाम पर मीटर, है ना। ये होगी। अब चार्ज का दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, इस दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, है ना। पृष्ठ आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आवेश सरफेस पर यानी सतह पर, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो तो आवेश के ऐसे वितरण को क्या कहेंगे आप? पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे आवेशित परत, ये लेयर है साहब, कौन सी है? आवेशित परत है। इस पर आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वितरण को क्या बोलेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण। मान लीजिए कोई गोला है, ये खोखला गोला है या चालक गोला है, जिस पर आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली यूनिफॉर्मली, ऐसे वितरण को क्या कहेंगे आप? पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है सर। इससे भी एक फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है, एक ही चीज 3 बार बोली जाएगी ना, ये आएगी सब पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। इसको किससे दर्शाते? सिग्मा से, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। क्लियर। इकाई क्षेत्रफल में आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। चार्ज इन यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि सरफेस एरिया ए पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q है, ए सरफेस पर समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? Q। तो बोलो यूनिट एरिया पर कितना होगा? ए एरिया पर Q है, तो यूनिट एरिया पे कितना हुआ? Q/A। इसको ही कहते हैं सिग्मा। अगर आप इसको पकड़ना चाहें तो किससे पकड़ रहे? यूनिट से। इसकी यूनिट क्या? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। इसका भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं हाथ के हाथ, है ना। इसका एग्जांपल, अब मैंने
ये गोला लिया था, स्फेयर है ना, पहले क्या लिया था मैंने, सर्कल लिया था, अब सर्कल नहीं है, अब स्फेयर है। इसका सरफेस एरिया कितना है, 4πr²। अगर इसके सरफेस पर मैंने इक्वली चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सरफेस पर, तो सरफेस एरिया कितना, 4πr²। 4πr² पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना है, क्यू। ये ध्यान रखना किस में चल रहे हो आप, सतत। तो अगर आप सिग्मा बोलोगे ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या माना जाएगा, कंटिन्यू माना जाएगा। इसको ध्यान रखना, मैं एक बार अभी और बोलूंगा ये। तो सब यूनिट एरिया पर कितना, Q/4πr², इसी को कहते हैं सिग्मा। और मैंने तो आपको किससे बता रखा है, यूनिट से पकड़ लो, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये चार्ज का दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चार्ज का दूसरा, कंटिन्यू है ना। अब तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं साहब आयतन आवेश वितरण। सेम वही बोलूंगा मैं, है ना। आयतन आवेश वितरण का मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर जैसे मान लीजिए कोई गोला है या कोई प्लेट है जिसकी मोटाई भी है, उसके वॉल्यूम में यानी उसके अंदर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो वॉल्यूम में। जैसे मान लीजिए ये आवेशित गोले में, अब अंदर दिखा रहा हूं तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे इसमें और इसमें। तो यदि आवेश आयतन में समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। यानी इफ चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन वॉल्यूम देन distribution of charge volume is known as volume charge distribution। क्लियर। इससे भी साहब वही फिजिकल क्वांटिटी रिलेट होगी, इससे जुड़ेगी आयतन आवेश घनत्व, है ना, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। इसको किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं रो से। वही वाली बात है हमेशा जो अपन 1 2 3 बोल रहे हैं, है ना। इकाई आयतन में आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज आयतन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि V वॉल्यूम में टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना है, V। तो बोलो यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ, Q/V। और इसी को क्या कहते हैं, रो। आप किससे पकड़ लोगे, इससे, यूनिट से, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। समझिए साहब। अब इसका भी सब एग्जाम्पल दे दें, है ना। अब इसके एग्जाम्पल में अब अपन ने ये स्पेस ले लिया, क्लियर। वहां पे स्पेस नहीं है, दिखा है तो ये R रेडियस का है। अब इसका वॉल्यूम बोलो कितना है, इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम, इसमें Q आवेश वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज Q। तो बोलो यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ साहब, 4/3 πr³ में Q। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना, इतना, और इसी को क्या कहते हैं, रो। तो सब आप यूनिट से पकड़ लीजिए, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये सब कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल है। जो डिसकंटिन्यू का तो ऊपर दिख ही रहा है आपको, सिंपल है ना। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है ये कंटिन्यू चार्ज है। मतलब मैं अंत में एक बार और बोलूंगा कि अगर आपने लैम्डा, सिग्मा, रो यानी रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व का उपयोग किया तो आप बिल्कुल होश हवास में रहना, आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि ये तभी यूज कर सकते हैं जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, है ना, यूनिफॉर्म हो। तो आपने
अगर कहीं पर सिग्मा लिख दिया, लैम्डा लिख दिया या रो लिख दिया तो आप लिख तो दें, पर आप इसके लिखने की जानकारी पूरी पूरी रखें, क्योंकि अगर आपने लिखकर या डिसकंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये लिख दिया तो वो तो फिर वैसे ही वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड हो ही नहीं सकता। ठीक है सर? तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये वापस जब भी आएगी मैं आपको वहाँ पे भी इसी तरह से वापस समझाऊंगा। इससे मैंने इसको ज़्यादा समय देना बच्चों उचित नहीं समझा। हर टॉपिक को क्या अपन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अपना जो पर्पज है तो आप अपने पर्पज पे कंसंट्रेट रहो। अपना पर्पज अब गाउस लॉ है, बस गाउस के नियम तक अपने को पहुंचना, क्योंकि हमारा काम तो क्या है, हमारा काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ना। तो हम हमारे काम से भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं सर? क्योंकि हमारे काम तक की अभी सिचुएशन ही नहीं बन पा रही, हम गाउस के नियम तक पहुंचे। अब ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन करवाएंगे तो ये किससे करवाएंगे? गाउस से करवाएंगे। अब गाउस तक पहुंचे तो गाउस तक पहुंचने से पहले सारी तैयारी करके जानी पड़ती है ना? तो ये एक फिजिक्स की परंपरा सी मान लो आप, कि जब किसी बड़े टॉपिक को पढ़ने जा रहे होंगे और प्यारे टॉपिक को, अच्छे टॉपिक को पढ़ने जा, सीधा टॉपिक है, पढ़ने जा रहे होंगे तो आपको पहले से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना? तो ये एक नेचर ऑफ फिजिक्स है। अब सब उसी क्रम में बस एक टॉपिक और लेना, फिर इसके बाद गाउस लेंगे, फिर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल लेंगे, और फिर जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो खड़ा कर निकाल देंगे। तो अब अपने को सब पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सब बिल्कुल सिंपल चीज है ना? फिर मैं न्यूमेरिकल अप्रोच भी करूंगा, जब तक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा तो फिर अपन गाउस के नियम की एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल में गाउस के नियम के बाद ही लूंगा तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अपन वहां को रवाना हो लेंगे जहां अपना टारगेट है। विद्युत फ्लक्स बिल्कुल सिंपल सी थॉट है, कोई बहुत ज्यादा कोपड़ा नहीं लगाना, है ना? विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ मतलब सरफेस यानी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब समांतर व समान दूरी पर अगर मैं बल रेखा दिखाऊंगा तो आप उसको कौन सा विद्युत क्षेत्र मानेंगे? एक समान, तो मानना ही पड़ेगा। तो मैंने समांतर व समान दूरी पर विद्युत बल रेखाएं दिखा दी, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र दिखा दिया। अब इसमें कोई सरफेस रख दी मैंने। अब ये क्या बच्चों, सरफेस का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई स्पेशल ऐसा कुछ हो, नहीं नहीं नहीं, सरफेस का मतलब सिंपल ही होता है। अब ये थोड़ा सा, ये आप फिजिक्स भी पढ़ते हो तो फिर सामान्य शब्दों को भी आप थोड़ा सा अजीबोगरीब शब्दों में समझ। सरफेस का मतलब सरफेस है, ये सब एक सरफेस है, ये सरफेस है ना? तो विद्युत क्षेत्र में आपने कोई सरफेस रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दी, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यानी बल रेखाएं गुजरती हैं उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। क्लियर होगी बात, है ना? तो सब विद्युत क्षेत्र में स्थित यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड पृष्ठ यानी सरफेस से गुजरने वाली यानी से पास थ्रू विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम 2, 3, 4 बार आएगी, वो हर 12th के बच्चे को आती है, क्योंकि 11 में उसका खुलासा ढंग से नहीं किया जाता। तो वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है आप देखें, ये पृष्ठ, ये एरिया, ठीक है सर? तो सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कहूंगा तो आप गत्ते की तरफ ही देखेंगे, उसमें कोई नई बात है नहीं। अगर मैं इसको कहूंगा क्षेत्रफल सदिश तो फिर चक्कर पड़ेगा। फिर इस क्षेत्रफल का मैंने उपयोग किसमें कर लिया? सदिश राशि में। तो क्षेत्रफल वैसे तो अदिश राशि है, क्षेत्रफल
वैसे तो अदिश राशि है, लेकिन इसका उपयोग आप सदिश की तरह कर सकते हैं। यदि सरफेस का या क्षेत्रफल का उपयोग सदिश के रूप में करते हैं तो इसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होगी। इसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होगी। अब आप कहेंगे तल के लंबवत तो ऊपर भी हो सकती है, तल के लंबवत नीचे भी हो सकती है। आप बिल्कुल सही हैं, तल के लंबवत नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। लेकिन आप तल के लंबवत लें, एक प्रक्रिया में अगर आपने ऊपर ले लिया तो फिर पूरे में ऊपर ही लेना पड़ेगा। नीचे ले ली क्षेत्रफल की दिशा तो पूरे प्रोसेस में नीचे ही लेना पड़ेगा। यानी एक प्रोसेस में हम सरफेस की या सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो दो बार नहीं बदल सकते कि कभी ऊपर ले लें, कभी ले तो दोनों सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी, पर एक बार में एक, या तो ऊपर ही लोगे या नीचे ही लोगे। ऐसा नहीं कि ऊपर भी ले लूं और उसी प्रोसेस में नीचे भी ले लूं, नेवर। एक प्रक्रिया में क्षेत्रफल की दिशा एक ही ली जाएगी, या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। अगर नीचे चुनते हो तो पूरी प्रोसेस में नीचे ही, और ऊपर चुनते हो तो पूरी प्रोसेस में ऊपर ही। ठीक है सर? तो सर ये मैंने सरफेस रख दी। अब क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है? तल के लंबवत। तो ये सरफेस को एस लिख दिया, ये परपेंडिकुलर, ये किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ सरफेस, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है ना। तो सब डेफिनेशन तो मैंने बोल दी। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये कितना होता है सब? ये मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। फाई बराबर ई डॉट एस, यानी ई एस कॉस थीटा, है ना। तो ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सब थ्योरेटिकल तो आप जैसे बोल रहे हो, फ्लक्स को लिखते कैसे हैं? फाई बराबर ई डॉट एस, यानी ई एस कोस थीटा। इसके छोटे से मैं कहानी सुना देता हूं कि कैसे क्रिएट हुआ। तो सब आप यूं समझ लीजिए कि ये पानी बह रहा है, इसमें एक गत्ता रखेंगे जिसमें छेद है, ठीक है। अब ऐसा गत्ता रख रहे हैं जिसमें छेद है, बस आप छोटे से मैं सुनाऊं, ज्यादा लिख दे रहे। ये बहते हुए पानी में रखेंगे, ठीक है। अब छेद की दिशा तल के लंबवत। अब सब इस छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये गत्ता तीन प्रकार से रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। इस समय आप देखो, दोनों एक दिशा में, क्षेत्रफल भी और विद्युत क्षेत्र या प्रवाह की दिशा भी। तो इस समय छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि गत्ता यूं रखना, पानी सारा का सारा इसमें से गुजरेगा। इसको आप यूं भी रख सकते हैं, लेकिन अब क्षेत्रफल और वेग, प्रवाह का वेग दोनों परपेंडिकुलर होगी। अब पानी ऊपर का ऊपर निकल जाएगा, नीचे का नीचे निकल जाएगा, छेद में से पानी नहीं गुजरेगा, तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा को फ्लक्स तिरछा रख दें तो ये क्षेत्रफल की दिशा, ये प्रवाह का वेग, दोनों के बीच कोण थीटा। अब पानी का फ्लक्स कितना? फाई बराबर वी डॉट एस, यानी वी एस कोस थीटा। तो ये चीज, ये था सब सिंपल। प्रवाहित द्रव में छेद युक्त गत्ता रखें तो गत्ते के छेद से गुजरने वाले द्रव की मात्रा को द्रव का फ्लक्स कहते हैं। अब गत्ते को रखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। गत्ते को हम प्रवाह के लंबवत रख दें, प्रवाह के लंबवत रख दें तो सबसे ज्यादा द्रव गुजरेगा, उस समय फ्लक्स अधिकतम होता है। तो इस समय थीटा बराबर जीरो हो गया ना, ऐसा भी एक ही डायरेक्शन में आ गया, थीटा बराबर जीरो हो गया, तो कोस 0 1, इधर भी कोस 0। इस समय गुजरने वाले
प्रवाह की द्रव की मात्रा अधिकतम है, इसका मतलब पानी का फ्लक्स अधिकतम है, यानी द्रव का फ्लक्स है। ऐसे रख दें तो द्रव ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, यानी अब थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। यानी अब कोई भी द्रव की मात्रा इस छेद से नहीं निकली तो cos 90 इज इक्वल टू 0, पानी का फ्लक्स है। और किसी एंगल थीटा पर रख दें तो अब गुजरने वाले द्रव की मात्रा कितनी भी डॉट एस। ऐसे अपन नहीं रहे, इसमें ज्यादा मत जाओ, आप तो उधर ही रहो। तो आपको डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी, और डेफिनेशन के बाद ये लिखना पड़ेगा, क्लियर है ना। ये लिखने के बाद आपका फ्लक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछी गई है, इसमें ध्यान रखें। अब सब इसमें छोटी छोटी दो बातें मैं आपको तुरंत समझाता हूँ। पहली बात, डॉट प्रोडक्ट से ये चीज प्राप्त हुई, डॉट प्रोडक्ट से फाई प्राप्त हुआ, तो फाई कौन सी क्वांटिटी हुई, फाई स्केलर क्वांटिटी हुई, यानी कौन सी राशि हुई, अदिश। जो भी डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होगा वो क्वांटिटी सदैव स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात, यूनिट बोलो सर, यूनिट क्या होगी, है ना। यूनिट में देख लो, फाई बराबर ई एस से ही लिख दें, कोस थीटा तो यूनिट लेस है, ई की यूनिट एक तो है न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो या तो फाई की यूनिट क्या लिख देना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट अपन ने क्या लिखी है, वोल्ट पर मीटर, और इंटू मीटर स्क्वायर, तो अपन इसको वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसकी दो यूनिट है, अब आपको जो भी सूट करती है वो तो आपका काम है, पर एक यूनिट तो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक है वोल्ट इंटू मीटर, है ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जब होती है तो थोड़ा आप हैप्पी हो जाया करो, उसका रीजन है कि स्केलर क्वांटिटी को बच्चा ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर क्वांटिटी स्केलर नहीं है तो बच्चे को ऑपरेट करने में दिक्कत आती है। वो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल आपको कठिन लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल इजी नहीं होता, लेकिन इस जो फ्लक्स है इसके न्यूमेरिकल इजी हों। तो मीन समझ ही गए आप, मतलब समझ ही गए कि सब इसमें से सरफेस में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल। ये ध्यान रखना, अगर सरफेस से बल रेखा यानी फोर्स लाइन नहीं गुजरती, उसको पेनिट्रेट नहीं करती, उससे पास थ्रू नहीं होती, उसमें से नहीं गुजरती, तो फ्लक्स नहीं है ना। यानी आप ये मत समझ लेना कि सरफेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो फ्लक्स होगा ही। दिखाता हूं मैं आपको 2 मिनट, ये देखो आप, है ना। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये तो सरफेस, ध्यान से समझना, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायरेक्शन ऑफ सरफेस क्या है, पृष्ठ की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत। ये पृष्ठ की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा, दिशा तो क्षेत्रफल अलग चीज है, उसकी दिशा 5-6 बार दिक्कत होगी ना। अब देखो, इससे तो एस और ई के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा, पर बल रेखा और पृष्ठ दोनों क्या है, लंबवत। तो ऐसे तो दिखने में तो थीटा बराबर 0 है, पर मैं अगर बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, बल रेखा पृष्ठ के लंबवत बोलूंगा, तो ऐसे है ना, ध्यान रखना आप। तो देखो थीटा बराबर 0, तो बाई वन में देखिए आप, है ना, बाई वन में फाई मैक्सिमम कितना, वो 0.1, तो ये आ गया ई एस, आया नहीं आया, ठीक है। अब देखना, अब आपको सोचना है, इफ सॉरी केस सेकेंड है ना, केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दिखने में 90 दिखेगा, देखना, और इधर क्या दिखेगा, देखना, ये ई की डायरेक्शन और यही सरफेस, सरफेस का जो एरिया होता है, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, एरिया की डायरेक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ सरफेस तो परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच एंगल तो कितना दिखा आपको, 90 डिग्री। ई और एस दोनों
जबकि सरफेस और ई दोनों एक ही दिशा में। पृष्ठ ये ऐसे रखे इस तरह, ये दोनों एक दिशा में है, लेकिन है तो ऐसे पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र तो पैरेलल है। थीटा बराबर क्या दिखता है 9, क्योंकि क्षेत्रफल और ई का बीच का एंगल लेते हैं तो क्षेत्रफल और ई के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। अब इस समय देखो बाई 1 है ना, बाई 1 cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फाई मिनिमम इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो सरफेस किस में रखी है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने के बावजूद भी उससे कोई बल रेखा नहीं गुजरी, क्योंकि फ्लक्स क्या आ गया 0। तो क्या हुआ होगा साहब, बल रेखा ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, इसमें से गुजरनी चाहिए, जब गुजरेगी तभी फ्लक्स है। तो आप ये मत समझना कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो फ्लक्स होगा ही, ये बेवकूफी है। देखिए आपने ना, अब सब अपन अपने पर्पज पे आए, अपना पर्पज अभी पूरा नहीं हुआ है ना। अगली बात है कि यदि सरफेस असमान विद्युत क्षेत्र में रखी हो, जैसे सरफेस, अब ध्यान से समझना, अपना काम खत्म होने जा रहा है, ये सरफेस है एस, ये रखिए असमान विद्युत क्षेत्र, समान में तो देख ही लिया आपने, असमान विद्युत क्षेत्र में रखिए, तो बताइए फिर आप फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फ्लक्स में यहां पर अपन ने क्या लिया था, यूनिफॉर्म, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र लिया था। देखो समांतर बल देखा है, समान दूरी पर है, तो यहां भी अब अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक समान, लेकिन विद्युत क्षेत्र कौन सा इस समय असमान। अब क्या करोगे सब, भाई अपनी मूल डेफिनेशन है, इसमें बल रेखा है समांतर, वो समान दूरी पर है, यानी विद्युत क्षेत्र एक समान है। ठीक है, अब आपको एक टास्क दे दी, एक प्रश्न पूछ लिया किसी ने कि असमान विद्युत क्षेत्र है, अब बताओ इस टोटल सरफेस से आप टोटल पास थ्रू यानी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ। तो अब आप ऐसी करना, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र नियत होना चाहिए, तो इससे हम क्या करें, ऐसे छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लें जिनमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, बोलो खटाखट, या जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। तो मैंने क्या करा साहब, ये छोटे छोटे सरफेस में से तोड़ लिया, ये छोटी छोटी सरफेस बना दी खूब सारी। कैसी सरफेस, जिनमें ए का मान नियत हो। ऐसी मैंने एक सरफेस ले ली, ये ले ली साहब। अब ये छोटा सा पीस है, इस पर ये तो अपन ने दिखा दिया ई एक समान होगा ना, तो ऐसे नोट, और क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत, तो ये क्षेत्रफल छोटा सा टुकड़ा है, तो क्षेत्रफल क्या बोलूंगा, डीएस बोलूंगा। अल्पांश का जो स्मॉल सेगमेंट एरिया है वो तो डीएस से बोला जाएगा। अब ये छोटा सा टुकड़ा है, तो इस छोटे से टुकड़े से निकलने वाला फ्लक्स किससे निकाल लें, बाय इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, किससे, छोटे से टुकड़े से नहीं, तो साहब इस छोटे से अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स कितना हुआ, ई डॉट डीएस, यानी ई डीएस कोस थीटा। ठीक है, तो साहब ये तो पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र था, इसलिए मैंने लिख दिया ई एस, यानी ई डॉट एस, यानी ई एस। ये किस में रखा था मैंने, असमान विद्युत क्षेत्र में, तो मैंने क्या करना पड़ा, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर दिए जिनका या जिन पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो। ऐसा सैंपल एक मैंने ले लिया जिसको विद्युत क्षेत्र ई है और छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल कितना डीएस, सरफेस एरिया बता दिया। तो बताओ इस छोटे से टुकड़े से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब इसी प्रकार आप पीस नंबर 2 से निकाल लें, 3 से निकाल लें, आपने बहुत सारे पीस कर दिए, कितने पीस कर दिए एन। तो ऐसे जैसे मैंने बाई इक्वेशन 2 दिखाया, ऐसे सबसे छोटे छोटे पीसेस से आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 से सबसे निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, है ना। और पृष्ठ से संबद्ध या निकलने वाला, पृष्ठ से निकलने
वाला, है ना, कौन से, संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध या निकलने वाला कुल फ्लक्स। आपसे तो टोटल ही पूछा ना, तो टोटल बताओ कितना, 5 बराबर एक टुकड़े से, दूसरे टुकड़े से, तीसरे टुकड़े से, और कितने टुकड़े हैं, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट जोड़ दो। और बच्चों जोड़ने को क्या कहते हैं, समेशन, या जोड़ने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। किसका, B5 का। जोड़ दिया ना, तो जोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन या समेशन, यानी समाकलन या योग चिन्ह। तो छोटे छोटे प्रत्येक टुकड़े से, एक टुकड़े से दिखा दे सैंपल के तौर पर, ऐसे दूसरे टुकड़े से निकाल लो, तीसरे से निकाल, चौथे से निकाल लो, और सबसे निर्गत विद्युत फ्लक्स, सबसे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को आप जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट सरफेस से पास थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जोड़ दिया। अब जोड़ने में सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा, क्योंकि वो कौन सी राशि है, अदिश राशि, यानी बाई टू फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां मैं लिख देता हूं सरफेस, है ना, उससे कोई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखो तो कोई, कितना लिख दूं, E डॉट ds। तो ये सब कंप्लीट सरफेस से। अब देखो थोड़ा सा अंतर समझना, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो संपूर्ण क्षेत्रफल से, यानी कंप्लीट सरफेस से पास थ्रू, यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना, ये रहा। और विद्युत क्षेत्र असमान है तो संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना, इतना। अब बस लास्ट लाइन, यदि पृष्ठ बंद, बंद का मतलब क्लोज हो, यदि पृष्ठ बंद हो, तो बंद पृष्ठ का मतलब गोला, बंद पृष्ठ का मतलब क्यूब, घन, बंद पृष्ठ का मतलब बेलन। बंद पृष्ठ खुली नहीं, ये खुली थी, ये कह रहा है यदि पृष्ठ बंद हो तो कुल या बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ऐसे लिख दें। अब ऐसे लिख देंगे तो लफड़ा ये पड़ेगा कि ये तो खुली पृष्ठ है और ये बंद है, तो बंद दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ एक सर्कल लगा दो। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, बंद पृष्ठ को। ये तो ओपन सरफेस, ये तो ओपन सरफेस के लिए, और ये क्लोज सरफेस के लिए, है ना। तो दोनों में फर्क है। ओपन सरफेस तो सब ये एक ओपन सरफेस है, ये अकेली देखो तो ये क्या है, ओपन सरफेस, और ये पूरा डब्बा क्या है, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए कैसे लिखना पड़ा, ऐसे, ओपन सरफेस के लिए ऐसे, ठीक है ना। तो सब छोटे से अल्पांश के लिए ये रहा, संपूर्ण क्षेत्रफल एक समान विद्युत क्षेत्र में तो ये रहा फॉर्मूला, और संपूर्ण क्षेत्रफल असमान विद्युत क्षेत्र में तो ये रहा फॉर्मूला। और सरफेस बंद है, बंद का मतलब क्लोज, क्लोज का मतलब स्फेयर यानी गोला, क्यूब यानी घन, और बैलन यानी सिलेंडर है। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, गाउस को यही चाहिए और अपन ने इसकी तैयारी कर, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट डे गाउस लॉ पढ़ेंगे। गाउस को ये चाहिए पहले, फिर गाउस के बाद न्यूमेरिकल वगैरह समझा दूंगा, अभी आपको समझे। थैंक यू वेरी मच।